गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लगता है अब धीरे धीरे सब कोई आ गए हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा करंट अफेयर्स पे होगा। क्या है कि मैं कभी टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, कभी का एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट देता हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में जनवरी से लेकर मई तक 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया था। उसी का एक एक सीरीज समझ लो या पार्ट समझ लो, एकदम अलग डिफरेंट है। जनवरी से लेकर जून तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं उसको मैं इस सेशन में लेने। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ, सेंसस 2021 which was postponed due to कोविड-19 includes option for how many religion। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2021 में जो हमारा क्या होने वाला था, सेंसस होने वाला था। तो सेंसस के बारे में बता दूं कि देख लो, सेंसस जो होता है ना, सेंसस एवरी 10 ईयर के आफ्टर 10 ईयर बाद होता है। इसका लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था। तो 2021 में सेंसस होने वाला था, बट कोविड-19 के चलते क्या हो गया, ये पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है ना, कोविड-19 के चलते क्या हो गया, ये पोस्टपोन्ड हो गया है। जिसके वजह से अब बोला गया कि जितने भी अब सेंसस होंगे ना, तो उसमें आपको कितने रिलीजन में डिवाइड किया जाएगा। ऑप्शन में आपके 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 6 होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जितने भी आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले पता चल गया कि एवरी 10 ईयर के बाद क्या होता है, हमारा सेंसस होता है। ठीक है, ये चीज़ें था। द नेक्स्ट सेक्शन विल बी काउंट हिंदू। अब जो भी 6 रिलीजन जो होंगे उनका नाम है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन एज डिस्टिंक्ट रिलीजन ऑप्शन। दिस इज डिस्पाइट डिमांड फ्रॉम सेवरल सेक्शन इंक्लूड शरणिज्म। देखो 6 है, बहुत सारे डिमांड हुआ था बट ऐसा कुछ पूरा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें जान लो। ये तो हो गया आपका करंट का क्वेश्चन, जो मतलब चेंजेज हुआ है। बट अब हिस्ट्री में आ जाओ कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, अभी तक टोटल 16 टाइम्स करंट सेंसस हुआ है 2021 तक मिलाकर। अगर ये होता है तो 2021 वाला भी हुआ नहीं है, अगर होता है तो 16 टाइम्स हुआ है। वाइल इट हैज़ बीन अंडरटेकन एवरी 10 ईयर, 10 साल के बाद होता है। और 1872 में ये पहली बार क्या हुआ था, सेंसस हुआ था, ये ध्यान रखना, 1872 में। और उस टाइम वायसराय जो थे लॉर्ड मेयो थे। तो कितनी बार आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंडिया में जो सेंसस स्टार्ट हुआ है, उस ऐसे स्टार्ट करने के टाइम में स्टार्ट करने वाला जो वायसराय था उसका नाम क्या है, तो लॉर्ड मेयो था। ठीक है ना, 1872 में स्टार्ट हुआ बट इसको रेगुलर किया गया 1881 में। 1881 के बाद क्या कर दिया गया, इसको रेगुलर कर दिया गया कि एवरी 10 ईयर के बाद होगा। 1872 में स्टार्ट किया गया, लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया, और 1881 के बाद इसको कंटिन्यूअस एवरी 10 ईयर के बाद कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, तो ये भूलना नहीं भाई। हाँ देखो, इसको भी करने का मतलब ये एक रीज़न था। ठीक है, सेंसर कराने का रीजन था। आपको पता है कि अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, याद करने के लिए आपको डेट याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि 1857 में क्या होता है, रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है ना, स्वतंत्रता क्रांति, फर्स्ट क्रांति जो हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था। तो उस टाइम के बाद अंग्रेजों को, जो ब्रिटिशर्स वाले थे ना, उनको पता चल गया था कि अब इंडिया में शासन करना है, अगर इंडिया में रहना है तो कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इन्होंने दिमाग लगाते लगाते शुरू किया था, इसी यहीं से इनका दिमाग में आया डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाते हैं कि फूट डालो और शासन करो। इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको क्या करते हैं, आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो भाई डिवाइड करेंगे तो किस बेस पे करेंगे, तो इनके दिमाग में आया कि क्या करते हैं, इनको ना कास्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो कास्ट में डिवाइड करना होगा तो करना क्या पड़ेगा, तो सबका कास्ट जानना पड़ेगा। तो कास्ट जानना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से सेंसस करवा लेते हैं। काम करते हैं, सबका सेंसस करवाएंगे, सब लोग अपना कास्ट वगैरह बना लेंगे, बता देंगे, जिससे क्या आसानी हो जाएगा समझने में कि यहाँ पे कितने मुस्लिम है, कितने हिंदू है, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हर रीजन में उस हिसाब से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो वही कहानी था। 1857 में रिवोल्ट हुआ, अंग्रेजों का दिमाग चला, और उसके बाद 1872 में इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाने के लिए इन्होंने सेंसस करवाया। और उस टाइम जो थे लॉर्ड मयो थे, ठीक है ना, लॉर्ड मयो। और 1881 के बाद ये कंटिन्यूअस चालू हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और अभी आप लोग जानते हो तो था, अभी जो हम लोग का
पॉपुलेशन है, वर्ल्ड हम लोग पॉपुलेट कंट्री है, ठीक है ना, 1.4 बिलियन, ठीक है ना, इतना हम लोग का क्या हो गया है, पॉपुलेशन हो गया, हम लोग से पीछे चला गया है चाइना। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन आप लोग को बन जाए तो ये मत पूछना कहाँ से बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं आप लोग को। देखो ये ऑलरेडी मैंने टॉपिक जब पढ़ा था, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था। तो क्वेश्चन कोई अगर है तो बता सकता है आंसर, तो बढ़िया अच्छा लगेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेवल फ्रॉम गुवाहाटी टू विच सिटी। मतलब नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को पता है कि इंडिया का ये हमारा मैप है, ठीक है ना, ऐसे इंडिया है, और इस साइड में हम लोग का जितने भी स्टेट आते हैं ना वो नॉर्थ ईस्ट आते हैं। जैसे असम हो गया, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाते हैं। 7 सिस्टर 7 स्टेट है। तो इस साइड मतलब पूरे इंडिया में तो चल ही रहा था भारत, लेकिन इस साइड में सबसे पहले कौन से जगह पे, गुवाहाटी से किस जगह पे, कौन से सिटी में सबसे पहले ये चला था, क्या बोलते हैं, वंदे भारत ट्रेन चली थी। तो ये बताना है आप लोग को, समझ में आ गया। तो आप लोग अगर पता है तो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, कोई बता सकता है क्या? क्या कोई है बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ, देख लो, जलपाईगुड़ी, ऑप्शन सी। देखो वेरी गुड, जिसने भी बताया कौन है, ये रानी जादव, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी रानी जादव, बढ़िया है। तो ऐसे देखो पढ़ते रहोगे तो क्वेश्चन आप लोग को बनने में टाइम नहीं रहेगा, बट वही चीज़ें है, थोड़ा सा बनाओ। तो ये हमारा जलपाईगुड़ी है, ठीक है ना, जलपाईगुड़ी। तो क्वेश्चन एक तो ऐसे बन सकता है कि गुवाहाटी से लेकर कौन से सिटी तक कनेक्ट किया वंदे भारत ट्रेन नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। बाकी तो अभी देखोगे तो टोटल 18 जगह पे वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वंदे भारत ट्रेन का देख लोगे तो ये वंदे भारत ट्रेन जो है ना, ये वंदे भारत ट्रेन मतलब 2018 में मतलब आया था। ये टोटली इंडिजीनियस है, मतलब हमारा पूरा इंडिया में बना हुआ है, इसलिए इसका पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, और पूरा मॉडर्न लेवल पे बनाया गया है। तो इसका थोड़ा सा मोदी जी कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर रहा है, और हर जगह यही मतलब स्टार्ट कर रहा है इनको, मतलब जो भी हरी झंडी दिखाने का काम है ये कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि गुवाहाटी से कौन से सिटी, और दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है कि कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक। तो गुवाहाटी आपको आ जाता है असम में, और असम में, और जलपाईगुड़ी आ जाता है वेस्ट बंगाल में। तो देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट विल ट्रेवल फ्रॉम असम गुवाहाटी टू वेस्ट बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लो यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन आपको मिल जाएगा यहाँ तक, मतलब टोटल आपको 18 मतलब 18 वंदे भारत ट्रेन को स्टार्ट मिल गया है, स्टार्टअप मिल गया, जो कि यहाँ तक। और बार बार मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ये बोलता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जो वंदे भारत जो चला था वो बनारस और न्यू दिल्ली के बीच में चला था। बाकी इस सब चीज़ों में उतना नहीं है, मज़े नहीं है, बट ये नॉर्थ ईस्ट पे सरकार का थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, तो ये ध्यान रखना है। ये फर्स्ट और जो लास्ट वाला है उसको देख लेना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। आगे आ जाओ, देखो ये तो डायरेक्ट आंसर भी आ गया, इसके साथ ही आ गया, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, लॉन्च द सोलर सिटी प्रोजेक्ट। तो ये हमारा केरला लॉन्च कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी केरला का जो क्या बोलते हैं कैपिटल है वो है हमारा तिरुवनंतपुरम है। देख लो यहाँ पे, केरल गवर्नमेंट रन एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, एनर्ट। तो ये एनर्ट का फुल फॉर्म है, एनर्ट का फुल फॉर्म है। रिसेंटली लॉन्च ए न्यू एम्बिशियस प्रोजेक्ट एम एट टेकिंग तिरुवनंतपुरम द लार्जेस्ट सोलर सिटी इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर सिटी बनेगा ये तिरुवनंतपुरम। मतलब हर एक रूफ पे जितने भी छत है वहाँ पे मतलब सोलर पैनल लगाया जाएगा, और बिजली जो भी ये हो रहा है खर्चा हो रहा है वो सोलर से ही, मतलब सोलर पैनल से ही करा जाएगा। अंडर दिस प्रोजेक्ट एवरी रूफ टॉप इन द कैपिटल सिटी विल बी टर्न इनटू सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। तो देख लो यहाँ पे ध्यान रखोगे, दो तीन चीज़ें याद रखोगे। सोलर सिटी प्रोजेक्ट कौन से सिटी में किया जा रहा है, तो तिरुवनंतपुरम में, या स्टेट पूछ देगा तो केरला में। बाकी कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है, इतना ही इम्पोर्टेंट है।
ये देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बिहार से जो डिपेंड करते हैं, बिहार का कोई एग्जाम दे रहा है उनके लिए तो सुपर इम्पोर्टेंट है। पटना देख लो यहाँ पे किधर गया भाई, पटना मैरिन ड्राइव, जैसे आप लोग देखते हो मुंबई में मैरिन ड्राइव है, वैसे ही पटना मैरिन ड्राइव बिहार वर्जन ऑफ थीम पाथ इज एक्सप्रेसवे दैट रॉन्ग्स अलोंग विथ, मतलब कौन से रिवर पे बना है ये बताना है। वहाँ पे तो भाई सी पे बना है, यहाँ पे कौन से रिवर पे बना है ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन में आपका गंगा रिवर, यमुना रिवर, बागमती रिवर, कोसी रिवर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, शायद से आप लोग को पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर आपके सामने, गंगा रिवर। ठीक है ना, ध्यान रखना गंगा रिवर, जो कि आप देख सकते हो ये आपका द पटना मैरिन ड्राइव इज 20.5 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे विच इज करेंटली बीइंग constructed in Bihar. The first phase this project was inaugurated recently by बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, तो इन्होंने इनोग्रेट किया। द एक्सप्रेसवे इज ऑल्सो एज द गंगा ड्राइव वे, इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय द स्टार्ट 2024 में स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। ये प्रोजेक्ट जो है ना, ध्यान रखना ये पूछे जाते हैं, ये पूछे जाएंगे, हिस्ट्री का बहुत बड़ा चीज़ है, फैक्ट है यहाँ पे। The project commenced in 2013 on the birth anniversary of Indian independence activist जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोग नायक भी बोलते हैं। ये बिहार के रहने वाले थे, जयप्रकाश नारायण, और इन्होंने बहुत बड़ा इनका योगदान है इंडिया को फ्रीडम कराने में। अगर किसी को पता होगा तो ये भी जान सकते हो, जाकर पढ़ सकते हो। और यही वो जयप्रकाश नारायण है जिनके लीडरशिप में फर्स्ट नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी। 1975 में आपको पता है कि इमरजेंसी लगा था, तो उसी टाइम में ये बोला था जयप्रकाश नारायण जी, बोला था कि पूर्ण आज़ादी चाहिए। पूर्ण आज़ादी मतलब कंप्लीट फ्रीडम हम लोग को चाहिए, इंडियन वाले को कंप्लीट फ्रीडम, मतलब हमको पूरी हंगरी से फ्रीडम चाहिए, अनएजुकेटेड से फ्रीडम चाहिए, मतलब जितने भी प्रॉब्लम है ना उसी से फ्रीडम चाहिए। और पहली बार इन्होंने कांग्रेस सरकार को सत्ता से उठा फेंका, और पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी बनी थी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1976 में। ठीक है ना, 1976 में पहली बार जनता सरकार बनी थी। तो उसी टाइम 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। आई थिंक पॉलिटी आप लोग पढ़े हुए थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसको उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे बदलाव हुए थे। इसलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो 2-3 फैक्ट यहाँ पे रिलेट कर लो एक ही साथ, कि जयप्रकाश नारायण के जो जयंती था उसके बेसिस पे 2023 में स्टार्टअप हुआ, गंगा रिवर पे बनाया गया पटना मैरिन ड्राइव, और जयप्रकाश नारायण वही थे। ये बहुत बड़ा इनका योगदान था। जयप्रकाश नारायण ऐसा थे, समझ लो, जो ब्रिटिश गुलाम था उस टाइम ये थे, ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने वाले में थे। आज़ाद भारत के बाद भी इन्होंने कांग्रेस के साथ करके किया। ठीक है, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये भी आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि पहली नॉन कांग्रेसी सरकार कौन सी थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी। किसके नेतृत्व में बनी थी? तो जयप्रकाश नारायण के सरकार बनी थी। और उसी टाइम 1976 में पहली अमेंडमेंट एक्ट आया था, पहली नहीं 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये चीज़ें थी। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अब उससे ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट ये है, गंगा रिवर की बात आई है, और गंगा रिवर के बारे में हम नहीं पढ़े तो फिर बेईमानी हो जाएगी। तो गंगा रिवर से भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एमपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जो भी हो, चाहे बैंकिंग में भी आपको स्टैटिक जीके में आता है। हाँ, अब देखो गंगा रिवर के बारे में जान लो। इंडिया में तो इसको गंगा बोला जाता है, बट बांग्लादेश में जाता है तो ये पद्मा बोले ना। गंगा रिवर का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। ये जब बांग्लादेश में जाता है तो इसका टोटल लेंथ जो है ना 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। इंडिया में सबसे बड़ा रिवर है ये। ठीक है, तो ये याद रखना, देख सकते हो यहाँ से निकल कर ये जाती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आते हैं फैक्ट पे, मैप पे देखो। गंगा कोई डायरेक्टली गंगा रिवर नहीं होता है। गंगा देख लो यहाँ पे, ये वाला गंगा रिवर है। ठीक है, ये वाला समझ सकते हो, यहाँ पे ये वाला गंगा रिवर है। ठीक है, यहाँ से देख लो, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाते जाते जाएगा इधर, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये जाके गिरेगा, यहाँ तक आएगा, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये
अब मैं सारी चीज़ें कहानी बताता हूँ। देखो यहाँ तक तो यहाँ से इसका नाम गंगा है, बट ये दो नदी आती है रिवर, इसका नाम देखोगे तो भागीरथी है और इसका नाम देखोगे तो क्या है, अलकनंदा है। तो ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों जाके देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में जैसे मिलती है तब इसका नाम रख देते हैं लोग क्या, इसका नाम रख देते हैं लोग गंगा। गंगा के बाद देवप्रयाग के बाद देखोगे तो ऋषिकेश आएगा, फिर उसके बाद हरिद्वार आएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ते जाओगे तो देख लो कानपुर भी आपको गंगा रिवर के किनारे मिलेगी, फिर इलाहाबाद भी गंगा रिवर के किनारे मिलेगा, फिर बनारसी भी मिलेगा, पटना भी मिलेगा, ठीक है ना, भागलपुर भी मिलेगा, ठीक है, फरक्का बैरेज भी मिलेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि देखो गंगा रिवर इतने हैं। देखो इसे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बन सकता है, ये भी पूछेगा। ये भी पूछ देगा कि फॉलोइंग सिटी में से कौन सा सिटी जो है गंगा रिवर पे है। तो ये सब आपको सिटी भी आपको याद करने पड़ेंगे आगे चल के, जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल कंपटीशन एग्जाम निकालने हैं तो, ठीक है। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। दो नदी है, भागीरथी, अलकनंदा, और ये जहाँ से निकलता है ना, इस स्टेट का नाम क्या है, उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड। और ये 4 स्टेट में होकर जाती है, पहला तो उत्तराखंड, दूसरा आपका यूपी में, तीसरा आपको बिहार में, और चौथा आपको चला जाता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, फिर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, ठीक है। अब देखो इधर से गंगा जाती है, ठीक है ना, इधर से गंगा जा रही है और इधर से बांग्लादेश से आएगा ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल जाएंगे ना, उसके बाद इसका नाम हो जाता है पद्मा, नाम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, जो चीज़ें मैंने बताया है वही शायद से चीज़ें रहेगा, ठीक है। 10 पॉइंट। द ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर इज फ्रॉम द वेस्टर्न हिमालय रेंज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। देखो हिमालय, देखो ये देख ले सकते हो ना मैप इसको, तो इधर साइड में आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो ये देखो ये पूरा हिमालय का पट्टी है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, हिमालय के पट्टी है ये। तो हिमालय का ये वेस्टर्न पार्ट से क्या होता है, निकलता है हिमालय का, तो वही बोलता है वेस्टर्न पार्ट उत्तराखंड से। तो ये बात समझ लेना, हिमालय का वेस्ट। अब कभी हिमालय का चर्चा होगा ना तो हिमालय को भी अच्छे से मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। अब देख लो, अब ये भी पूछे जा सकते हैं कि इसके ट्रिब्यूटरी नदी कौन है, सहायक नदी। तो देख सकते हो यहाँ पे ये नदी है, ये देख लो यहाँ पे यमुना नदी है, ठीक है ना, यमुना भी क्या है, इसकी सहायकी नदी है। फिर देख सकते हो ये कोसी नदी है, जिसे हम लोग बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, ठीक है। तो ये सब आपको राप्ती मिलेगा, ठीक है ना, और ये बागमती मिलेगा। तो बहुत सारे इसके मतलब है, सोन नदी रिवर मिल जाएगा इसको, चंबल नदी मिल जाएगा। तो बहुत सारे इसके क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है। तो ये भी चीज़ें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जाते हैं कि गंगा रिवर का कौन सा इसमें से ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो आपको पता है, एक बार देख रहे रहोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हिमालय के, वेस्टर्न हिमालय के स्टेट उत्तराखंड, ठीक है ना। रिवर गंगा इज रिगार्डेड एज द होलिएस्ट रिवर इन द हिंदू रिलीजन, ठीक है, ये भी पता ही होगा। द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा स्टार्ट व्हेन टू ट्रिब्यूटरीज अलकनंदा एंड भागीरथी कन्वेन एट देवप्रयाग। मैं वही बताया था, इनका गंगा जो का मेन स्ट्रीम जो गंगा होता है ना, वो देवप्रयाग से यहाँ पे मिलता है, वहाँ से शुरू होता है। उसके पहले अलकनंदा भागीरथी दो अलग अलग है। द गंगा पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये 4 स्टेट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन से फॉलोइंग में से कौन से स्टेट से गंगा रिवर नहीं फ्लो करती है। तो 3 इसमें से ऑप्शन रहेगा, एक उठा के आपको महाराष्ट्र दे देगा, चाहे कोई भी दे देगा। तो एक बार पढ़े रहोगे तो आराम से बन जाएगा। द रिवर गंगा मर्ज विथ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश। बताया था ना, बांग्लादेश में क्या होता है, ये गंगा रिवर जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है इन बांग्लादेश, एंड इज ऑल्सो नोन एज द रिवर पद्मा। तो मान लो कि यहाँ से क्या हो रहा है, गंगा गया और बांग्लादेश में पहुंचा यहाँ पे, और इधर से आ गया ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तब यहाँ से बन के निकल जाएगा ये, अब इसका नाम हो जाएगा पद्मा। ये कहानी आपका ध्यान रखना आपको, ठीक है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर, गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है कौन है, यमुना है, घाघरा है, अलकनंदा है, ठीक है, रामगंगा है, काली है, गोमती है, गंडक है, कोसी है, सोन है। ये सब आपको, सोनपुर आप लोग सुना होगा, सोन नदी, ये सब आप लोग को मिल जाएंगे आपको इसके ट्रिब्यूटरी। द प्लेन्स ऑफ गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। तो ये भी समझ सकते हो कि गंगा
जो ज़्यादा फर्टाइल था, इसलिए क्या हुआ था आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हिस्ट्री, तो आप मगध के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो मगध सबसे क्या था, पावरफुल रीजन था, पावरफुल रीजन था, इसलिए मगध पे सब लोग शासन किए। चंद्रगुप्त मौर्य शासन किए, अशोका शासन किए, ये सब लोग मगध पे ही शासन किए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल था। क्योंकि उस टाइम देखो इरिगेशन का कोई फैसिलिटी था नहीं, गंगा रिवर के किनारे ये था, तो वहाँ पे इरिगेशन करना आसान था, जिससे वहाँ के मिट्टी जो क्या थी, फर्टाइल थी, जिससे वहाँ पे जो फसल, जो क्रॉप होता था ज़्यादा होता था, जिसके चलते उनके पास पैसे ज़्यादा थे, इसलिए वो बोल सकते हो कि ज़्यादा पावरफुल थे। तो मगध में इन लोगों का, तो ये कभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे अभी हिस्ट्री कहानी छानूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ छानू, ठीक है। यहाँ पे आते अब क्या था, हाँ, द नेशनल प्रोजेक्ट टू क्लीन द रिवर गंगा इज नमामि गंगा। हाँ, रिवर को, ये गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था नरेंद्र मोदी ने, तो उसका नाम दिया हुआ है नमामि गंगा, ये भी याद करना। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी, दोज सरमेटेड बिसाइड गंगा गेट सेलिब्रेशन इमिडिएटली। मतलब वही है कि गंगा में जो डुबकी लगा लेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा। अब देखोगे तो गंगा में डुबकी लगाओ मोक्ष की प्राप्ति, और गंगा के बगल में ही जाओगे तो इधर में आपको मिलेगा एक कर्मनाशा नदी, ठीक है ना, कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाशा। तो बोलते हैं कि गंगा में कर्मनाशा में नहाओगे तो आपके पूरे के पूरे कर्म नाश हो जाएंगे, मतलब पाप के भागी बनोगे, और वहीं पे आप गंगा में नहा लोगे तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। हिंदू देवोटीज विजिट द रिवर रेगुलरली टू ऑफर food and flower to river Ganga and consider them both pure and purifying, ठीक है। तो गंगा जो होता है ना, देखो हमारे यहाँ पे जो भी, अब पता नहीं मुंबई में होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी अगर पूजा पाठ होता है ना, तो उसमें गंगा का जल लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक गिलास पानी लेंगे तो उसमें कम से कम 2 बूंद क्या करेंगे लो, पंडित जी लोग मंत्र पढ़ के गंगा जल डाल देंगे लो, अब बोलेंगे ले पूरा का पूरा ये गंगा जल होगा और ये पूरे की पूरी तरह क्या हो गया, पवित्र है, ठीक है। तो गंगा जल सबसे पवित्र होता है, तो देख लेना इसमें से जो भी है सब इम्पोर्टेंट ही है, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के एग्जाम देने जा रहे हो और किस्मत आपकी क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले याद कर लेना कि ये निकलता कहाँ से है, कौन से स्टेट से, उत्तराखंड से निकलता है, ठीक है। ख़त्म कहाँ पे होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है। इसका लेंथ जरूर याद करना, 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नदी है, कौन से स्टेट है, ये सब आपको सिटी भी पूछ देता है, तो ठीक है जितना हो सकेगा उतना याद कर लेना, मैं तो बाकी समझा दिया। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिस्टोर द इमरजेंसी पेंशन स्कीम। इमरजेंसी पेंशन स्कीम कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया। तो इमरजेंसी पेंशन स्कीम पहले क्या है ये समझ लो कि 1975 में आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, ठीक है ना, नेशनल इमरजेंसी। आपको पता होगा कि इमरजेंसी 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। एक होता है हम लोग का स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। थर्ड जो होता है आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है। अब देखो नेशनल इमरजेंसी आपको 3 बार लगे हैं, 3 बार अभी तक पूरी लाइफ में, अभी तक 3 बार लगे हैं। एक बार 1962 में वो लगा है, एक बार 1969 या 61 में ऐसा करके लगा है जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, याद नहीं है, और एक बार लगा है 1975 में, ठीक है, 1975 में 3 बार लगा है। नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल भी बता देता हूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 352 आर्टिकल कितना है, 352, ठीक है ना। और आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी मतलब ये है आपका 356, ठीक है, और फाइनेंस इमरजेंसी जो है ना 360 है। तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार, स्टेट इमरजेंसी हमेशा लगते रहता है, और फाइनेंस इमरजेंसी आज तक हम लोग को लगा नहीं, वित्तीय इमरजेंसी आज तक हम लोग को लगा नहीं है। तो 352 देखो सीधा आर्टिकल भी पूछ देता है आपको, मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, तो मुझे आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
तो फाइनेंस ये क्वेश्चन पूछेगा। स्टेट इमरजेंसी जानते हो क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी जो होता है कि कोई स्टेट में क्या हुआ, मुख्यमंत्री का इलेक्शन हुआ, चीफ मिनिस्टर का, और वहाँ पे कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई, तो क्या होगा वहाँ पे फिर से इलेक्शन कराया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कराने से पहले क्या होगा, 6 मंथ तक वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल रख जाएगा। वहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा रूल किया जाएगा, वहाँ पे कोई सरकार नहीं रहेगी, डायरेक्ट रूल किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको रूल किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। तो ये स्टेट इमरजेंसी हमेशा लगते रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस इमरजेंसी कभी लगा नहीं, और नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो जिसमें जितने भी लोग थे ना, बहुत सारे नेता लोग थे, जो लीडर थे, उनको जेल में डाल दिया गया था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो उसी के बेसिस में क्या हुआ था कि 2018 में देवेंद्र फडणवीस जानते हो कि 2020 के पहले क्या था, बीजेपी और शिवसेना के दोनों के क्या बोलते हैं, गठबंधन से सरकार चलती थी। तो 2018 में देवेंद्र फडणवीस ने ये इमरजेंसी पेंशन योजना स्टार्ट किया, जिसको भी इमरजेंसी के टाइम में उनको जेल भेजा गया है या जिनको डेथ हो गई है, तो उनको पेंशन देने के लिए स्टार्ट किया। लेकिन 2020 में क्या होता है, देखो 2020 में क्या होता है कि शिवसेना और बीजेपी दोनों साथ में इलेक्शन लड़ती है, और उसके बाद शिवसेना क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। शिवसेना अलग हो गई, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ये तीनों मिलके क्या करते हैं, सरकार बना लेते हैं। जैसे ही सरकार बना लेते हैं, तो अब देखते हैं कि ये रे बीजेपी वाला तो इसने ये एक स्कीम चालू किया है, तो इनका स्कीम को क्या करो, आप कट करो, क्योंकि दूसरे ने योजना चलाया तो इसको अच्छा नहीं किया। तो 2020 में इस स्कीम को क्या कर दिया, उद्धव ठाकरे की सरकार ने इसको स्कीम को बंद कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर से क्या हुआ कि आपको पता है कि 2022 में कहानी हुआ, जिसमें क्या हुआ कि शिवसेना 2 पार्ट में टूट गई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग हो गई, और इनका क्या बोलते हैं, एक और कौन था, नाम क्या है उनका भाई अभी जो सीएम है, एकनाथ शिंदे ने बना लिया। अब जैसे ही 2022 में अब ये पावर में आए बीजेपी के साथ मिलके, तो फिर से ये इमरजेंसी पेंशन स्कीम क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। तो आपको लगता है कि मेरे बताने में ही आपको आंसर मिल गया होगा कि आंसर होगा हमारा क्या होगा, महाराष्ट्र। इसको चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना घर पे भाई, बाद में करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बारे में बता देता हूँ। बाकी सब बता ही दिया इसमें, ठीक है, देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अरे यार, देखो यहाँ पे द महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेड बाय द एकनाथ शिंदे, अभी सीएम, अभी के टाइम में सीएम है ये, रिस्टोर द इमरजेंसी पेंशन स्कीम विच वाज स्क्रैप्ड बाय द उद्धव ठाकरे। देख रहे हो ना, उद्धव ठाकरे के द्वारा इनको 2020 में क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। द पेंशन स्कीम मींट फॉर those political activities who were imprisoned during the emergency imposed in 1975. It was introduced by the Devendra Fadnavis government in 2018. तो मैंने आपको समझा दिया, ये पूरा कंक्लूजन ये है। आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है कि 2022 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, ठीक है, 2002 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्टेड टू चूज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से नंबर का प्रेसिडेंट, अभी आपको पता है कि जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना, ये भी पता है आपको, द्रौपदी मुर्मू है। तो लेकिन द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, ये पूछ रहा है आपको, कोई बता सकता है कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? 50। कितने नंबर किया है? अरे टाइप किया, आप लोग बोलो, टाइप करो, अच्छा आता है। 15। चलो, मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दिया, पता नहीं क्या बोला। 15 बोला सर। 15, चलो 15। ऑप्शन डी गलत है भाई, चिन्मय का गलत है, ऑप्शन डी। देखो ग्रुप में ये क्या करते हैं ना, टाइप कर दो, अच्छा रहेगा लेक्चर पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, 15, ठीक है ना,
15th होगा, ध्यान रखियो भाई। अब ये सीन क्या है आपको सब कुछ समझ लो यहाँ पे। और एक जो चीज़ और भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं खाली हाथ आपको भेजूंगा। 2022 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें आप लोग पता है द्रौपदी मुर्मू जीत गई, ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। और हमारे पीएम जो है कितने नंबर के हैं, अगर कोई जानता है, नरेंद्र मोदी जी कितने नंबर के पीएम बने हैं, ये कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं तब तक बताता हूँ इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे द एंड 2020 15, वेरी गुड, 15, वेरी गुड वेरी गुड। पीएम भी क्या है 15th नंबर के प्रेसिडेंट है, बहुत अच्छा, क्या बात है। ठीक है, द 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कंडक्टेड टू चूज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर बीइंग हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, एनडीए कैंडिडेट, एनडीए मतलब समझ लो बीजेपी कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू एंड ऑपोजिशन जो कांग्रेस के हैं यशवंत सिन्हा, ये दोनों लोग इलेक्शन लड़े थे, तो यशवंत सिन्हा हार गए, द्रौपदी मुर्मू जीत गई। इनको हारना ही था भाई, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट वही बनता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार होती है। ठीक है, तो यशवंत सिन्हा हार गए। पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द, आपको पता है, अब देखो प्रेसिडेंट के बारे में आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी बता। प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा इंडिया में, आर्टिकल क्या बोलता है 52 में बोलता है, ठीक है ना। 53 में बोलता है इनको पावर और इलेक्शन के बारे में, 53 पावर और इलेक्शन, ठीक है। 54 में इनका पावर और वर्क, 54 में इलेक्शन, और इम्पोर्टेंट है 61 इनका इम्पीचमेंट, मतलब प्रेसिडेंट को हटाना रहेगा तो कैसे हटाएंगे। 72 में इनको पार्डन, मतलब कभी देखते हो ना प्रेसिडेंट को पार्डन करने की, मतलब क्षमा करने की क्षमता है। किसी को फांसी की सजा हो, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, लेकिन फिर भी चाहे तो क्षमा ये कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल कुछ है, आपको पढ़े होंगे तो पढ़ाया गया होगा, बट ये सब इंपॉर्टेंट है, रट्टा रहना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम देने जाओगे। हाँ, अब ये आते ही लिखे इलेक्शन में क्या, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले तो जान लो कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। किस तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट उसको बोलते हैं जिसको जनता डायरेक्ट वोट करती है, उनको डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। और जिनको जनता के द्वारा जो पीपल के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, इलेक्टेड मेंबर है, उनके द्वारा दिया जाता है, उनको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। तो हम लोग देखो अब इनको बात यहीं से याद रखना कि प्रेसिडेंट को वोट कौन कौन कर सकता है, कौन कौन लोग वोट दे सकता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के द्वारा किया जाता है, कंप्राइजिंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, बोथ हाउस इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, मतलब एक लोकसभा और एक क्या, राज्यसभा। तो राज्यसभा में जानते हो कुछ नॉमिनेट मेंबर रहते हैं, 12 मेंबर ऐसे होते हैं कि राज्यसभा में क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। कौन नॉमिनेट करता है, जो है ये प्रेसिडेंट करता है, जो अच्छे अच्छे फील्ड में काम किए रहते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है ना, ये दोनों वोट करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के। और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली कौन, जो हर एक स्टेट के एमएलए होते हैं। विधायक जो होते हैं वो इलेक्टेड एमएलए, कुछ नॉमिनेटेड भी होता है लेकिन इलेक्टेड एमएलए, ये लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट को। और ऑल स्टेट एज वेल, और ये एमएलए पूरे स्टेट के, ऑल स्टेट के रहेंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरी के 2 लोग, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी के 2 एमएलए भाग लेंगे इसमें, दिल्ली और पौंडीचेरी। तो ध्यान रखना आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से मतलब पार्टिसिपेट होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना इलेक्टेड मेंबर, सबसे पहले तो याद रखना इलेक्टेड, नॉमिनेटेड कोई नहीं, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होता है, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, हर स्टेट में होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली सब इलेक्टेड। और यूनियन टेरिटरी का 2, कौन कौन सा, दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है, ये याद रखना भैया मेरे। चलो बहुत हो गया। अच्छा, ये तो डायरेक्ट आंसर ही है, थोड़ा सा मतलब वो करना मैं भूल गया हूँ, चाहे छूट गया होगा। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान, ठीक है ना। रिकवरी ट्रेनिंग प्लान किसने स्टार्ट किया है, तो इसरो ने और इंडियन नेवी ने। एक्चुअली क्या था ना, 2022 या 21 में, आई थिंक मुझे याद नहीं है, चंद्रमा पे एक सैटेलाइट भेजा था इसरो ने, तो ठीक है ना। तो वहाँ पे गया था, तो इन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया था कि अभी तक जो भी सैटेलाइट जाता था ना, तो वो वापस नहीं आता था। लेकिन इन्होंने कुछ प्लान
कर रहे हैं कि जो भी गया है ना, हम फिर से उसको वापस वापस क्या कर ले, रीस्टोर कर ले, फिर से हम लोग क्या कर ले, रिकवर कर ले। तो वही प्लान चल रहा है। तो कौन कौन प्लान कर रहा है भाई, तो ये प्लान है इनका, कौन का ट्रेनिंग चल रहा है इस पे अभी। इसरो, इसरो का फुल फॉर्म याद रखिए भैया मेरे, और इंडियन आर्मी। इसरो का फुल फॉर्म होता है, देख लो यहाँ पे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। हैव रिलीज द गगन एंड रिकवरी ट्रेनिंग प्लान एट INS गरुड़ा इन कोची, ठीक है। इट प्रोवाइड द ट्रेनिंग प्लान फॉर रिकवरी of crew model of Gaganyaan mission. The crew model recovery model was also formally handed over to the Indian Navy. अब देखो इसरो की बात आई है तो इसरो के बारे में कुछ जान लो आप लोगों को। देख लो यहाँ पे इंडिया, इसरो का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, और देख लो ये तो लोगो है। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, हाँ इसका एस्टैब्लिशमेंट याद रखोगे आप लोग, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसका क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। 53 ईयर हो गया हम लोग का। इसका हेडक्वार्टर जो मिलेगा बेंगलोर में, जो कर्नाटक का क्या है, कैपिटल है। और इसका प्राइमरी स्पेस पोर्ट, स्पेस पोर्ट मतलब क्या होता है कि ये तो हेडक्वार्टर है वहाँ पे, लेकिन कोई भी व्हीकल वगैरह लॉन्च करना है ना, तो वो लॉन्च को होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अभी के टाइम जो डायरेक्टर है कौन है, एस सोमनाथ है, ठीक है। तो इनका भी नाम बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्टर ऑफ इसरो के चेयरमैन अभी कौन है, तो एस सोमनाथ है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज द लॉन्च सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा। तो पहले इसका श्रीहरिकोटा नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्यों कर दिया गया, और ये तिरुपति के पास में, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, तिरुपति बालाजी आप लोग गए होंगे, तो वही तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज ऑल्सो नोन एज श्रीहरिकोटा रेंज। इसको श्रीहरिकोटा रेंज भी कहा जाता है, या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज भी कहा जाता है। इन 2002, तो 2002 में क्या हुआ था कि सतीश धवन जो पुराने डायरेक्टर हुआ करते थे इसरो के, इनका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो इनके नाम पे श्रीहरिकोटा को बदल के सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया भैया मेरे। तो इतना चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। अगर याद है, ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो भाई कोई कुछ कर नहीं सकता है, आपकी मर्जी है। पढ़ना आपको, एग्ज़ाम आपको निकालना है। आप लोग देख लो एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। डिफ़िकल्ट तो मतलब बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट तो कोई भी चीज़ें असंभव नहीं है, बट मतलब संभव करने के लिए बहुत सारे आपको मतलब करना पड़ेगा। यहीं पे मेरा एक स्टूडेंट है, तो आज उसी का कॉल आया, तो उसका BSF में सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो देख लो, आपको सबको कहीं ना कहीं पढ़ना है, लिखना है, तभी कुछ कर पाओगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आता है तभी तो बता रहा हूँ। तो पढ़ाई करो तो मन से करो, नहीं तो भाई टाइम पास करना है तो छोड़ दो, दूसरा काम करो भाई। मेरा मानना यह है, पढ़ो तो कोई भी काम करो ना अच्छे से करो। अपने हाथ में लिया स्टडी करने का ना, तो उसको प्रॉपर ढंग से करो। नहीं हो रहा है ना, छोड़ के जो अपना करियर बनाना उसमें लग जाओ। ऐसा नहीं खींचा ताना वाली काम करोगे, 1 साल नहीं 4 साल भी लगा दोगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। और सीरियस मोड में 1 साल भी पढ़ लोगे, आराम से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम ये भी याद रखो कि IAS ऑफिसर भी बनता कौन है, इंसानी बनता है, उसके लिए एलियन नहीं आते हैं। हर साल 200-300 IAS अगर सेलेक्ट होते हैं, कहाँ से सेलेक्ट होता है, हमारे और आपके बीच में ही सिलेक्ट होने वाले हैं। हमारे दोस्त रहेंगे कुछ, किसी न किसी के लोग मतलब सेलेक्ट होता है। तो बड़ी चीज़ नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा आप सोच रहे हो ना, कह रहे चलो हम BCom तो कैसे भी आसानी से कर लिए घूमते फिरते, तो ये भाई वो BCom आपको डिग्री दिलाएगा और ये आपको लाइफ सेट कराएगा। तो ये डिफ़िकल्ट है, वो आसान था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये देख लो क्वेश्चन आपको, विच स्टेट इज सेट टू डेवलप द कोणार्क सन टेम्पल। अब देखो यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल कौन सा स्टेट डेवलप कर रहा है, तो जिस स्टेट में होगा वही डेवलप कर रहा है। क्वेश्चन का मीनिंग ये कहना चाहता है कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है। तो आप लोग अगर बता सकते हो तो बता सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे देखो, मैं बार बार बोलता हूँ थोड़ा मैप भी देखा करो। देख लो यहाँ पे मैप में, यहाँ पे रेड कलर का है,
अब ये थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो ये वाला, तो यही हमारा सन टेम्पल है। तो कौन से स्टेट में है ये बता सकते हो तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, आप लोग का इंतजार करता हूँ आंसर का। ओडिशा, एक का आंसर आया ओडिशा, वेस्ट बंगाल। चलो देखो भाई, देखते हैं मैप कितने, 2 लोगों ने दिया। और लोगों तो भाई ये देखो बैठे रहोगे तो कुछ फायदा क्या है। कोई आंसर दे देगा तो उसको आईफा अवार्ड नहीं मिल जाएगा, कोई नहीं देगा तो उसको फांसी नहीं चढ़ने हैं। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि आप लोग भी मतलब एक्टिव हो। मुझे मुझे लगता है बाकी लोग सोने वाले हैं। ठीक है, 2 लोगों ने आंसर दिया, तो 2 लोगों में से एक का सही है, एक का गलत है। उड़ीसा होगा इसका आंसर, वेस्ट बंगाल नहीं होगा, वेस्ट बंगाल साइड में है भाई। ठीक है, तो उड़ीसा इसके आंसर होंगे। बस यही पूछना है इनका, इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है। ठीक है ना। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू डेवलप द कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स विथ आउटले 2209 करोड़ का है। बस ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इसमें से थोड़ा, इट विल बी डेवलप एज ए पार्ट ऑफ द कोणार्क हेरिटेज एरिया डेवलपमेंट एंड प्लान। तो ये सब कुछ कहानी नहीं है, बट कौन सा है ये बहुत बार पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी देखो, इन विच सिटी वाज द नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस भारत ऑफिशियली इनोग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो देखो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर कौन है। ठीक है ना, तो लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला है। ये तो पहले ही याद कर लेना, ठीक है ना, ओम बिरला। और ये नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस भारत, ये जो बन रहा है वो आपका शहर में मुंबई में बन रहा है, तो इसको याद करना आप लेके डिफॉल्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। और लोकसभा का स्पीकर जो है ओम बिरला है। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया का की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कोई बता सकता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को हम एक चीज और बोलते हैं, चेयर मैन ऑफ राज्यसभा। कोई है कि बता सकता है? अरे जगदीप धनखड़, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जगदीप धनखड़। देखो इससे पढ़ाई होती है। और आपको पता है ना, वाइस प्रेसिडेंट को, उनको सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं मिलती है, उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में मिलता है। ठीक है, और उनका जो भी काम होता है उनके रूप में होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे पढ़ोगे तो धीरे धीरे देखो आपको भी दिख रहा होगा इम्प्रूवमेंट। ये रातों रात ये करंट अफेयर्स आपको याद नहीं होने वाला है, मैं तो ये पहले बता देता हूँ। रातों रात जिंदगी में नहीं याद होगा, ये चीज़ें समझ लेना। आपको पढ़ने पड़ेंगे, आदत डालनी पड़ेगी, तब जाके होएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा मतलब जिसके पास मतलब ताकतवर समझ सकते हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वेपन्स है, जो ताकतवर है, तो उस लिस्ट में ना इंडिया कौन से नंबर पे आता है, ये पूछने इनका क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, नहीं बोलने से नहीं होगा, मैं म्यूट करके रखा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देगा। आप लोग कोई भी करो तो ऑप्शन डालो, और किसी को पता है तो। नहीं पता है, ठीक है ना। 5, फिर मैंने बोला 5 गलत जवाब है। कोई और अंदाजा लगा सकता है? थर्ड, ये भी गलत बात है, थर्ड भी नहीं है। अब एक कोई फोर्थ बोल लो और कोई सेकंड बोल दो, हो गया फोर्थ। चिन्मय फोर्थ राइट है। तो इंडिया जो है ना अभी के टाइम में 4th रैंक पे है। ठीक है, 4th पे है। फर्स्ट पे आपको मिल जाएगा यूएसए। चलो यहाँ पे ये मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, ये भी स्लाइड ले लो। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इज ए रेटिंग ऑफ द मिलिट्री फोर्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑन द प्लेनेट। इट रिलाइज ऑन 50 इंडिकेट, मतलब इसको देखने का तरीका 15 पॉइंट पे नंबर दिया जाता है। हो सकता है किसी का भाई आर्मी कैसा है, फिर उसके बाद देखा जाएगा उसका न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं है, वेपर कैसा है, कौन कौन सा उसके बाद, तो ये 50 पॉइंट्स के बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है,
तो पावर index score from weapons number to weapons diversity and nature resource including availability industries to workforce financial पैसा किसके पास वो भी है stability logically capability and geography at a total 145 world power are considered for the 2023 मतलब टोटल 145 देशों को ये गणना किया गया जीएफपी, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि पुट द यूएसए द टॉप, रसिया सेकंड, चाइना थर्ड एंड इंडिया एट द फोर्थ। देख सकते हो ये टॉप 10 है और इसमें थोड़ा सा देख ले सकते हो तो इंडिया फोर्थ पे, अब पाकिस्तान कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है आपका 7 नंबर पे है। भूखा नंगा पाकिस्तान खाने के नहीं है, वही ना है कि खाने के लिए नहीं है और वेपन खरीदेंगे, और खरीदेंगे क्या, इसके पास दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही रहता है। चाइना का जो भी वेपन ख़राब हो जाता है ना, लगता है कि अब नहीं चलने वाला है, उठा कर पाकिस्तान को थमा देता है। अमेरिका का भी कहानी वही है, बहुत सारे इसके वेपन जो है ना अमेरिका ने दिए रखा है, तो वो चीज़ें है। तो देख लो यहाँ पे आप लोग इंडिया फोर्थ पे आता है। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन 10 टॉप 10 में कौन सा कंट्री है। इंडिया का सिर्फ याद रखना है, सिर्फ आपको इंडिया का, और चाहिए तो फर्स्ट पे याद रखना, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो पूछेगा नहीं। यूनाइटेड, ये हो गया, ये हो गया। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन होता है, ठीक है ना, ब्रिटेन ध्यान रखना। फिर उसके बाद साउथ कोरिया, साउथ कोरिया भी अच्छा है। पाकिस्तान, जापान, फ्रांस, इटली। जबकि यहाँ पे देखो कि साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, जापान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फ्रांस के पास है, इटली के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन नहीं होने के बावजूद भी इतने है ताकतवर, तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अरे यार, विच सिटी विल गेट इंडिया द डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। तो सबसे ज़्यादा गहरा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जो बन रहा है आपका पुणे में बन रहा है, आपके बगल में ही बन रहा है, ठीक है। तो इसको याद करने में तकलीफ नहीं होगी, आप लोग याद रखोगे। देखो करंट अफेयर्स क्या होता है ना, एक बार अच्छे से देख लो ना, एग्जाम में आ जाता है तो बन जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ होती है कुछ चीज़ों को समझना बुझना, फिर भी मैं उतना तो समझा ही रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे ही बैठ जाएगा ना, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 महीने के बाद आप लोग स्मूथ हो जाओगे, एक बार देखोगे याद हो जाएगा कुछ। चलो अब देखो यहाँ पे बोला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। टूरिज्म इन्वेस्टर, ठीक है ना, मतलब ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टमेंट इंडिया में कराया गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से मंथ में कराया गया, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। बट क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि कौन से सिटी में कराया गया और कौन से मिनिस्ट्री ने कराया था। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये कराया गया है दिल्ली में, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे आपको, हाँ अब देखो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एज एन इनिशिएटिव अंडर G20 प्रेसिडेंसी, आपको पता है कि इंडिया भी G20 होस्ट कर रहा है कंट्री। तो आपको ये भी पूछ सकता हूँ मैं, G20 का अभी का टाइम थीम क्या है, कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते हो तो देख लेना भाई, ढूंढ लेना, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 पूरा साल चलेगा। तो G20 का प्रेसिडेंसी यहाँ पे, इसके पहले G20 का प्रेसिडेंसी किसके पास था, बाली के पास था, ठीक है ना, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया से मैं ये भी बता दूं कि दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मुस्लिम अगर कौन से कंट्री में है तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, और सेकंड पे आता है पाकिस्तान, ठीक है ना, सेकंड पे आता है पाकिस्तान, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आपको इंडोनेशिया में मिलेंगे, फिर उसके बाद सेकंड में आपको पाकिस्तान मिलेगा, ठीक है। तो 2022 में G20 का प्रेसिडेंसी किसके पास था, इंडोनेशिया, जो कि बाली में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी ऑर्गेनाइज, हाँ G20 तो ये दिल्ली में हुआ है, G20 प्रेसिडेंसी टूरिज्म मिनिस्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी ऑर्गेनाइज इन द कंट्री फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर इन न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में हुआ है और मई में हुआ है, 17 to 19 मई को हुआ है, ठीक है। अरे ऑप्शन में तो है ही नहीं, अरे यार लगता है गलत हो गया, ऑप्शन नहीं कोई ले लेना, मई में हुआ है, ठीक है, 19 मई को हुआ है। और यहाँ से आपको, और ये टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, जी किशन रेड्डी है। अब 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ। डेट तो आपको पक्का नहीं पूछेगा, समझ लियो भाई। पहला तो ये पूछेगा
ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कौन से कंट्री में हुआ है? तो ये तो आपको पता चल गया इंडिया में। कौन से सिटी में हुआ है? तो ये पता चल गया आपको न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछेगा कि कौन से मिनिस्ट्री ने इसको करवाया है? तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने करवाया है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म में कौन है? तो ये हमारे जी किशन रेड्डी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे ये चल रहा है यहाँ पे मीटिंग। हाँ, विच ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर विल डेवलप एशिया फर्स्ट हाइड्रोजन माइनिंग ट्रक? माइनिंग ट्रक के बाद जानते हो ना, जैसे कोयला वगैरह को माइनिंग किया जाता है तो वो उसमें ट्रक वगैरह का यूज किया जाता है। तो वो ट्रक पहले जो मान लो कि पेट्रोल या डीजल से चलता था, तो पहली बार एक कंपनी है जिसने क्या किया है, माइनिंग करने वाला जो ट्रक है ना, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन भर के, हाइड्रोजन से वो ट्रक को चलाने का काम किया है। तो कौन सा है ये? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी तो है नहीं, चलो ठीक है, टाटा मोटर्स, हुंडई। तो इसका आंसर होगा अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड बहुत बड़ी कंपनी है, आपको ट्रक बनाने की कंपनी है, जो चेन्नई की कंपनी है, ठीक है। तो अशोक लीलैंड, इसमें बस इतना ही था आपको हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से रिलेटेड है ना, तो इसलिए क्वेश्चन मतलब इसी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अशोक लीलैंड था, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें समझाया नहीं हूँ। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो यहाँ पे, विच कंट्री हैज अनाउंस 100 मिलियन मालदीव रुपया फॉर द कम्युनिटी डेवलप प्रोजेक्ट इन मालदीव, ठीक है ना। तो ये बोला है कि कौन से कंट्री जो है ना, देखो क्या चल रहा है, मालदीव का सीन मैं बता रहा हूँ। मालदीव में क्या चल रहा है ना, अभी ना समझ लो कि सिविल वार के जैसा चल रहा है। वहाँ के मिलिट्री ने क्या किया है ना, मालदीव के मिलिट्री ने क्या किया है, वहाँ के जो पब्लिक के द्वारा, जनता डेमोक्रेटिक तरीके से जो नेता चुन के आए थे ना, इनको क्या कर दिया, हटा दिया। हटा दिया मतलब मीन्स इनको उठा के जेल में बंद कर दिया है। और पूरी कंट्री को रूल कर रहा है अभी कौन? पूरी कंट्री को रूल कर रहा है कौन? वहाँ की आर्मी, सेना रूल कर रही है। तो मालदीव को देख लो यहाँ पे, अब वहाँ पे पैसे का भुखमरी लगी हुई है, मतलब बहुत ही खस्ता हालत है। क्या श्रीलंका का, पाकिस्तान, मतलब उसका भी वही हालत खस्ता है। तो इसलिए इंडिया ने बोला कि चलो कुछ मदद कर देते हैं, ठीक है। तो मदद करने के लिए तो वही यहाँ पे चल रहा है। तो देख लो यहाँ पे मालदीव आपको मिलेगा। मालदीव एक आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे जो ये दिख रहा है ना रेड कलर का, ये आपको मालदीव है, ठीक है। देख सकते हो कि ये आपको मिल जाएगा, आपको इंडिया के साउथ में मिलेगा, ये आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे आपको श्रीलंका मिल जाएगा। ये देख लो ये बांग्लादेश है और ये भारत है। और यहाँ पे देख लो ये पुणे है और यह आप लोग यहाँ पे है मुंबई हो। और देख लो ये मैं बैठा हूँ, यहाँ से हम लोग बिहार में बैठे हैं, ठीक है ना, ये बिहार में बैठे हैं। उसके नीचे देख लो कि झारखंड मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है। ठीक है, ये देख लो उड़ीसा। देखो एक टाइम हुआ करता था, ये चारों स्टेट सेम थे, बिहार में ही आते थे, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है ना। 2011 में क्या हुआ कि बंगाल और बिहार अलग हो गया, ठीक है ना। 1935 में क्या हुआ कि उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। 2000 में क्या हुआ, बिहार से झारखंड अलग हो गया, ठीक है। बर्मा, ये म्यांमार इधर है, देख लो यहाँ पे। थाईलैंड मिल जाएगा आपको, मलेशिया इधर मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखते रहना, देखो अब ये मत सोचना कि ये सर मैं पका रहा हूँ। देखो होता क्या है ना, एक बार में आपको ना मैप याद होगा, एक बार में ना कहानी याद होगी, कुछ नहीं याद होगा। कभी कभी कभार आपको जब भी टाइम मिले तो आपको देखा करो। देख लो यहाँ पे हैदराबाद है, हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद है। देख लो ये तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश पूरा एक ही स्टेट था, अब देखो ये है आपका तेलंगाना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये नीचे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, ठीक है। नीचे जाओगे तो ये तमिलनाडु मिल जाएंगे, ठीक है, तमिलनाडु। फिर यहाँ पे कोची केरल मिलेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे गुजरात, फिर यहाँ पे राजस्थान वगैरह मिल जाएगा। तो थोड़ा कभी कभी मैप देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आपको मध्य प्रदेश देख लो, यहाँ पे मध्य प्रदेश मिलेगा, जिसको इंडिया का हार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब है, कभी कभी जब भी टाइम मिले मैप देखा करो, मैप से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। हाँ, तो ये था, आपको कहानी थोड़ा सा समझ में आ गया। तो ये इंडिया ने क्या किया, हेल्प किया है, बस बेचारे इंडिया ने बोला है कि भाई पड़ोसी कंट्री है, इसको थोड़ा बचा लो नहीं तो मर जाएगा। जैसे श्रीलंका को बचाया, श्रीलंका में खस्ता हालत थी, श्रीलंका की इकोनॉमी को डूबते डूबते इंडिया ने बचाया, उसको बहुत सारी
लाइन ऑफ कंट्रोल दिए, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे इंडिया। अब इसके बारे में, मालदीव के बारे में समझ। सबसे पहले तो याद रखना मालदीव के करेंसी का नाम मालदीवियन रुपया नाम है। क्या है? मालदीवियन रुपया है। और इसका कैपिटल जो मिलेगा आपको माले में मिल जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे द मालदीव और मालदीव आइसलैंड ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ मालदीव इज एन आइसलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन, ए डबल चेन 26 एटलॉस। मतलब देखो 26 ऐसे छोटे छोटे आइलैंड है, समझ सकते हो। 26 ऐसे छोटे छोटे आइलैंड बिटवीन मिनुकोल आइलैंड एंड चागोस, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। माले से कैपिटल है। पूरा एरिया समझ लो इसका इतना है, मालदीव रुपया है। और कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। और इसका जो लैंग्वेज है ना दिवेही है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग को बने से आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एज पर द वर्ल्ड बैंक विच कंट्री इज द वीकेस्ट इकोनॉमी इन द साउथ एशिया। तो आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा एशिया आपको पता ही होगा। तो एशिया में मान लो कि ये एशिया हो गया, तो ऊपर में रसिया होता है, फिर उसके बाद मंगोलिया मिलेगा, फिर चाइना मिलेगा। तो इंडिया सबसे साउथ में है, ठीक है ना। तो इंडिया के आसपास जो कंट्री है ना, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये एशिया के साउथ में है, ठीक है ना। तो एशिया के साउथ में जो कंट्री है ना, उसमें सबसे कमज़ोर करेंसी किसकी है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आपका पाकिस्तान होगा, ठीक है। ये पाकिस्तान है। दिस पेस रिफ्लेक्ट स्टिल रोबोस्ट ग्रोथ इन इंडिया, मालदीव एंड नेपाल ऑफसेटिंग द इफेक्ट ऑफ द फ्लड्स इन पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान बेचारा कैसे भी बुरा हाल था, और ऊपर से फ्लड भी आ गया, ठीक है। और आतंकवादी का इशू उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उसी के चलते इंडिया क्या रहेगा? कमज़ोर है। तो इंडिया और उससे बेटर में रहेगा आपको बांग्लादेश, ये सब रहेगा। वही चीज़ है पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, द डिटोरेटेशन द ग्लोबल इन्वायरमेंट हाउ एवरीथिंग। वही चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें। कमज़ोर, सबसे कमज़ोर अगर है तो कौन है? पाकिस्तान है। देख लो यहाँ पे अगला जो यहाँ पे है, यहाँ पे हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड। अब मैरीलैंड एक कंट्री स्टेट का नाम है। जैसे हमारे इंडिया में एक इंडिया कंट्री है और बहुत सारे स्टेट है, वैसे ही समझ लो कि बहुत सारे स्टेट मिलके यूएसए को एक क्या बनाते हैं? कंट्री बनाते हैं। तो वही का एक कंट्री है क्या? मैरीलैंड। तो उनके नाम पूछा है, तो नाम देखोगे तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाते थे, इंडियन अमेरिकन है। तो इंडियन अमेरिकन है तो इंडिया का नाम थोड़ा बहुत झलकेगा, ठीक है ना। इंडिया का नाम झलकेगा तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये है। नाम देख के देखो ना, अरुणा मिलर, वेस मोर, लाउ लेलियोन, ये तो इंडिया का हो ही नहीं सकता है बेचारा। काल्डेरोन, ये सब है। देख लो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका मैप है यहाँ पे। ये पूरा अमेरिका है। देख लो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, और इसी के बगल में मतलब हमको मिलेगा मैरीलैंड, ठीक है ना। देख लेना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। अरुणा मिलर नाम याद रखना काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। उसके बाद बोला है हैज बिकम फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू गो कम्प्लीटली डिजिटल। अच्छा, बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पढ़ाई करने का तरीका जो होता है ना, ये नहीं होता है। अगर यूनियन टेरिटरी याद है कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है, तो आंसर वो दे दो। पढ़ने बैठ रहे हो तो सबसे पहले यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो 8 है, ठीक है। अब उसके बाद नाम लिखो कि कौन कौन से है। तो ये चीज़ें, तो यूनियन टेरिटरी वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो कम्प्लीटली डिजिटल फॉर्मेट में जा रहा है। डिजिटल फॉर्मेट मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, कोर्ट वगैरह में जाओगे तो आप ऐसे लिख के अप्लीकेशन नहीं दोगे, डायरेक्ट आपको डिजिटली ही सब कुछ काम होगा। तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये स्टेट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है ना। ये जम्मू एंड स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी कम्प्लीटली बनने वाला जम्मू एंड कश्मीर है। और स्टेट कौन सा है, ये सवाल आपसे है मेरा। मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, स्टेट कौन सा है कि कम्प्लीटली डिजिटल हो गया है। कोई बता सकता है क्या? अच्छा, स्टेट है हमारा केरला, ठीक है ना। स्टेट याद रखना केरला है। केरला जो है ना पूरी तरह से कम्प्लीटली, हाँ केरला, ठीक है। केरला जो है कम्प्लीटली डिजिटल हो चुका है, लो याद रखिए होगा।
ये देखो, लीडिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस, जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू हैव इंटायरली शिफ्टेड टू डिजिटल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग को इम्पोर्टेंट था। अगला बोला है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल का मतलब कोई अगर ऐसा इंसान है जिसकी तबीयत खराब है, अगर वो हॉस्पिटल में जाता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है फिर भी डॉक्टरों का क्या करना है, इलाज करना है, मतलब वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कोई भी रोक नहीं सकता है, पास राइट टू हेल्थ। ठीक है, सॉरी। तो ये है हमारा कांग्रेस की सरकार का एक बहुत ही बढ़िया स्टेट मान के चलो, राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान में ऐसा हुआ है, द एक्ट गिव्स एवरी रेसिडेंस ऑफ राजस्थान द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर विदाउट पेमेंट, प्री पेमेंट ऑफ फी एट द डेजिग्नेटेड हेल्थ सेंटर, ए प्रोविजन दैट वाज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये देख सकते हो, तो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, कौन सा स्टेट है, तो राजस्थान है। दूसरा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, वो देख लो। अरे किधर गया, द राइट टू हेल्थ बिल इज ए पार्ट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट बिड एक्सपांडेड एंड स्ट्रेंथन मेडिकल सर्विस इन स्टेट, मतलब सुधार करेगा भाई, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, सुधार करने का काम चल रहा है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर अप्रूव्स 117 करोड़, बाप रे, 117 करोड़ टुवार्ड्स एक्सपांशन ऑफ फैसिलेट महिला चक्रवर्ती, ये सब चीज़ें समझ लेना। अब देखो यहाँ से गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्रा स्टेट का, राजधानी क्या है, जयपुर, और सीएम कौन है, अशोक गहलोत। सीएम कौन है, लोग द स्टेट हैज इंश्योर हेल्थ सिक्योरिटी। ठीक है, मेरा मुंह दुखा गया, इतना ही जल्दी है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, विच कंट्री इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हैप्पी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 का आ चुका है, जिसमें पूछा है कि वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है। ठीक है, हैप्पीएस्ट कंट्री है, और ये भी सवाल पूछ सकता है कि इंडिया का रैंक क्या है, तो दोनों में बता दूंगा आपको। तो सबसे टॉप पे आपको मिलेगा नाटो कंट्री में। अभी सबसे रिसेंटली नाटो कंट्री में कौन शामिल हुआ है, कौन सा कंट्री, वही उसी को, वो फर्स्ट पे है, तो फिनलैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फिनलैंड। ठीक है ना, समझ लो कि फिनलैंड इतना खुशहाल कंट्री है, रसिया के बगल में है, रसिया अटैक कर देगा तो सारा खुशहाली खत्म। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग को। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो ये मिल जाएगा आपको फिनलैंड। ठीक है, देख लो यहाँ पे आपको मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 6 ईयर इन ए रो, मतलब 6 साल से कंटिन्यूस ये चल रहा है। इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हैज इम्प्रूव फ्रॉम 136 टू 136। पहले इंडिया यही था 136 पे, अभी 126 पे आया है। तो आप समझ सकते हो। और ये क्या बोले, ऐसे इंडेक्स को क्या बोले, बांग्लादेश को इंडिया से ज़्यादा खुशहाल मानते हैं लोग, जबकि बांग्लादेश इंडिया से बहुत मना ख़त्म है, कुछ भी है। देख लो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को नंबर वाइज देख लो। फर्स्ट पे आपको फिनलैंड मिल जाएगा, सेकंड पे आपको डेनमार्क, थर्ड पे आपको आइसलैंड, फोर्थ पे आपको इजराइल, फिफ्थ पे आपको नीदरलैंड, फोर्थ, सिक्स पे आपको स्वीडन, 7 पे नॉर्वे, 8 पे स्विट्जरलैंड, 9 पे लग्जमबर्ग, 10 पे न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ऐसे है, थोड़ा सा याद करोगे तो अच्छा रहेगा। हु हैज बीन स्वर्न इन एज थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो वाइस देखो, हमारा नेपाल जो है ना, जिसके साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता बोला जाता है। ठीक है, बेटी रोटी का रिश्ता बोला जाता है। देख लो यहाँ पे नेपाल है, भारत के मतलब एकदम नॉर्थ और ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट।
क्या चल रहा है यार, चल के ना। अच्छा देखो, नेपाल आपका इंडिया ऐसे है ना, मतलब बाकी तो देख लो, नेपाल आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉर्थ, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में ये नेपाल के सटे हुए हम लोग का जो वेस्ट चंपारण है, चंपारण सत्याग्रह जहाँ से गांधी जी ने स्टार्ट किया था, मैं वहीं का रहने वाला हूँ भाई। तो चंपारण सत्याग्रह यहाँ से शुरू किया था, और यहाँ पे आपको ये नेपाल है। तो वही देख लो, यहाँ पे काठमांडू मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, उत्तर प्रदेश, पटना ये देख लो पास में ही है। तो ये बोला था यहाँ पे कि इसकी राजधानी कहाँ है, काठमांडू है, याद रखना। और अभी के टाइम इसके जो पीएम है वो पुष्प कमल दहल है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल, ठीक है ना। पुष्प कमल दहल बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री, नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है, तो पीएम जो है पुष्प कमल दहल है। करेंसी यहाँ का रुपया चलता है, ठीक है ना, करेंसी यहाँ पे रुपया चलता है, ठीक है, नेपाली रुपया चलता है। पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री हो गए, राजधानी आपके काठमांडू हो गए, ठीक है। और ये पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम जो है राम सहाय यादव है, राम सहाय यादव है, ठीक है। अगला जो है हम लोग का, द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। आप लोग बिपिन रावत के बारे में जानते होंगे, जो सीडीएस थे हमारे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, द फर्स्ट डिफेंस स्टाफ थे। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो उनके ऊपर एक किताब निकला है, बिपिन द मैन वाइट यूनिफॉर्म, के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा रहा है। ये सब बुक आपको एग्जाम में आते हैं, फिर बोलते हो कि बुक कितना याद करें, ये सब पर ध्यान नहीं दोगे, बाकी चीज़ें बुक याद करते रहोगे। अब देखो, पुस्तक का नाम बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, तो आपको मिल गया आंसर आपको। तो आंसर आएगा आपका, देख लो, रचना बिसत रावत, रचना बिसत रावत मिले, ये आंसर है। ये हमारे सीडीएस है, फर्स्ट सीडीएस इंडिया में जब ये चला था ना, बना था, तो पहला सीडीएस जो बने थे वो बीपी रावत ही बने थे, तो फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ। बाकी ये पढ़ लो, देखो मेरा नाम मुंह दुखा गया, पता नहीं क्यों, थोड़ा इसको रीड करो, मैं समझाता हूँ। ईश्वर सर ने क्या डाला है ग्रुप में, आफ्टरनून लेक्चर डिले बाय 2 आवर्स, ये अभी डिले हो रहा है, 2 घंटा पहले ही मैंने बोला था। ओके, देखो वही क्या, हाँ देखो यहाँ पे, द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बाय जर्नलिस्ट एंड राइटर रचना बिसत रावत। देखना कि ये बिपिन रावत के फैमिली के कोई होंगे, उन्होंने बुक लिखा है ये, तो इनका नाम याद रखना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका नाम है। अब बुक का भी नाम याद रखना, बुक का तो नाम ऐसे भी आ जाएगा, बुक का नाम याद है, यहाँ पे रहेगा द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये बुक का नाम रहेगा। बिपिन निकाल देंगे लोग, ठीक है ना, निकाल देंगे बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए। नाम इनका रचना बिसत, क्यों चल रहा है ऐसा भाई, पेनो बिसत रावत, ठीक है। स्टोरी ऑफ जनरल बिपिन रावत लाइफ फ्रॉम द टाइम एज द कैडेट एट द नेशनल डिफेंस एकेडमी टू द रोल ऑफ इंडियन फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ। ध्यान रखना, ये फर्स्ट चीफ सीडीएस थे, फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ थे, पहले थे। इट इंक्लूड्स एनसीडोट्स सच व्हेन, ये सब डिनोट्स ड्यूरिंग द, ये पढ़ लेना, क्या पढ़ते रहूँ मैं, नाम वगैरह, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ है रहेगा, ठीक है, देख लेना। ये और क्वेश्चन, नाम देखो, बुक का नाम याद रखना और किसने लिखा है वो याद करना, ठीक है। और ये याद रखना कि बिपिन रावत जो थे पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, सीडीएस थे, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब बोला है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च युवा संगम पोर्टल। अब देखो,
इंडिया में जो यूनियन मिनिस्टर किसको बनाया जाता है, जो सेंटर गवर्नमेंट के, जैसे यूनियन मिनिस्टर हो गए राजनाथ सिंह, क्या हो गए, वो हो गए डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये हो गए एस जयशंकर यूनियन मिनिस्टर हो गए। तो उसी में कौन से मिनिस्ट्री ने युवा संगम पोर्टल स्टार्ट किया है? युवा संगम पोर्टल स्टार्ट करने वाला जो है मिनिस्ट्री है, वो है हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो देख ले सकते हो युवा संगम पोर्टल। हाँ देखो अब यहाँ पे आपका जो भी है मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको बनेंगे तो दो चार यहाँ पे बन जाएगा कि युवा संगम पोर्टल कौन से मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। अब द युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल वाज लॉन्च इन दिल्ली, तो कहाँ पे लॉन्च किया गया ये भी पूछा जा सकता है, न्यू दिल्ली में। द युवा संगम इज एन इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बिल्ड क्लोज टाइज बिटवीन द यूथ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन का एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर द एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का एक अंडर का प्रोजेक्ट है ये। अंडर द इनिशिएटिव ओवर 20,000 यूथ विल ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री एंड गेन ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रॉस कल्चरल। तो ये सब चीज़ें है, देख लेना, बाकी चीज़ें इसमें नहीं है। हाँ ये भी ध्यान रखना कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, लॉ मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू है एंड अदर डिग्नेट है। देख लो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। तो नाम भी पूछे जा सकता है एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो आपको धर्मेंद्र प्रधान है। और किरण लॉ मिनिस्टर, किरण लॉ मतलब कानून वगैरह जो हो गया ना, उसका मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर और किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये याद रखना, दो तीन पॉइंट देखो, पॉइंट याद रखोगे। युवा संगम पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज द एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो धर्मेंद्र प्रधान। हु इज द लॉ मिनिस्टर, तो किरण रिजिजू, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और कहाँ पे लॉन्च किया था, तो न्यू दिल्ली। विच टीम, अच्छा ये भी 23 नंबर, ये भी 23 नंबर, ठीक है। विच टीम ऑन द वोमेन्स प्रीमियर लीग 2023, किसने जीता भाई, ये तो आप लोग को पता होगा, और को पता हो चाहे नहीं हो भाई, लड़की लोग को तो पता होना चाहिए। कौन है भाई, मेंस वाला तो चेन्नई ले गया 2023 में, 2023 में ओमेन वाला कौन ले गई। और मैं बार बार बोलता हूँ ओमेन के बारे में आगे चल के क्वेश्चन बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी क्रेज चलना शुरू हुआ है वोमेन्स का क्रिकेट का। कोई बता सकता है कौन से स्टेट ने जीता, ऑप्शन 4 अहमदाबाद। कहा हो, कुछ भी मार रहे हो, और कोई बताओ। मुंबई, वेरी गुड, आमची मुंबई, ठीक है। देख लो यहाँ पे मुंबई, वेरी गुड, मुंबई है आंसर, ठीक है। तो मुंबई है। द इन द वोमेन प्रीमियर लीग, द वोमेन प्रीमियर लीग WPL 2023 फाइनल हेल्ड एट द बरमूर्न स्टेडियम इन मुंबई, ठीक है। द मुंबई इंडियंस ओन अगेंस्ट द दिल्ली कैपिटल। ध्यान रखना कि फाइनल में किसको हराया था मुंबई, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिल्ली कैपिटल को भाई हराया था। मुंबई की कैपिटल जीती थी, सॉरी महाराष्ट्र की कैपिटल जीती थी और इंडिया की कैपिटल हारी थी बाई 7 विकेट। दिल्ली कैपिटल चूज बैट फर्स्ट आफ्टर विनिंग टॉस एंड सेट द 132 रन बनाए थे और 134 रन 19.3 ओवर में बना के इन्होंने जीत लिया, कहानी खत्म हो गया। अब उसके बाद देखो मैन ऑफ द मैच भी पूछ सकता है। नॉट एस्कीवर बॉन्ट प्लेड exceptionally and remain unbeaten after scoring 60 run of 55 ball while the team captain हरमनप्रीत। तो याद रखना मुंबई के कैप्टन, ये भी पूछ सकता है कि मुंबई के महिला WPL का कैप्टन को होता हरमनप्रीत कौर, कंट्रीब्यूटर 37 रन ऑफ 39 बॉल। हरमनप्रीत कौर लेड साइड scripted history by the becoming the winners of the 2023 edition of the tournament। हरमनप्रीत कौर किसने जीता WPL 2023, मुंबई ने। किसको हराया, दिल्ली कैपिटल को। मुंबई इंडियंस का कैप्टन कौन था, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। बस ये 3-4 पॉइंट बनता है इससे।
कहानी ख़त्म हो गया भाई, आज का लेक्चर सेशन ख़त्म होता है यहीं पे। इतना ही मैंने बनाया था आप लोग के लिए, मतलब जो भी आता है मैं बना ही देता हूँ, टेंशन ना लो। क्वेश्चन आप लोग को मैंने अपडेट ही रहोगे, जितने चीज़ें रहेगी वो अपडेट रहेगा। बाकी अगला लेक्चर जब होगा तो उसमें बाकी चीज़ें मैं करा दूंगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात ही कर लेता हूँ कि कुछ अगर आप लोग को है पूछना वगैरह है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या कुछ और चीज़ें लगता है कि हमको पढ़ना है कुछ चीज़ें, ठीक है। जिस पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा है ना आप लोग का, अभी बोल सकते हो आप लोग, मैंने अनम्यूट कर दिया। अंशु बोलो, पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा है कि नहीं? नहीं सर, अभी करंट अफेयर्स चल रहा है।